नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 31 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 22 शिफ्टों में अपर प्राइमरी के पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से 10वें शिफ्ट के सीडीपी पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आत्मसात करना यानी कि एसिमिलेशन की बात की जा रही है, यानी कि कोई भी चीज़ जब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हम लोग कहने का मतलब कि बच्चे के सेंस में मैं कह रहा हूँ, जब भी कोई बच्चा कुछ चीज़ एक्सेप्ट करता है तो उसके परिवार के द्वारा उस पर सवाल उठाए जाते हैं, उसके आत्मसात के मानकों को, कि वो जो कुछ भी अपना ले रहा है या फिर जो कुछ भी वो डिसीजन ले रहा है अपने स्तर पर, उसका परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है। और साथ ही साथ जो बच्चा है उसे ये लगता है कि जो हमारे दोस्त हैं वो सही कह रहे हैं और जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो गलत कह रहे हैं। तो ऐसा किस एज में होता है, विकास की किस अवस्था में होता है, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला विकल्प देखिए, शैशवावस्था बोला गया है। शैशवावस्था की अवस्था क्या होती है? 0 से 2 साल। तो इस प्रकार का कोई भी विवाद यहां पर नहीं होता, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। आरंभिक बाल्यावस्था की अगर बात कर लें तो बाल्यावस्था जो पूरा होता है वो आप मान सकते हैं कि 2 से लेकर के 12 साल के एज में बचपनावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था सभी चरण आ जाते हैं। 12 साल से नीचे ही ये होता है। तो इस अवस्था में भी इस प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 की किशोरावस्था, तो 12 प्लस एज को हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं। 12 से 18 साल यानी 12 प्लस आप मान करके चलिए। ये एक ऐसा एज ग्रुप होता है जिसमें जैसे कि आप हाई स्कूल 8th क्लास में जाएंगे, हाई स्कूल में जाएंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे, उस समय क्या होता है कि जो हम गुट बनाने लगते हैं दोस्तों में, और उस समय जो गुट का डिसीजन होता है वो हम अपने परिवार पर भी थोपना चाहते हैं, चाहे वो सही हो या नहीं हो। और इस वजह से जो हमारे परिवार के सदस्य हैं या फिर जो हमारे माता पिता हैं वो हमारा भला बुरा समझते हैं और उसके अनुरूप हमें सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये एज ग्रुप ऐसा है जिससे हमको ये लगता है कि हमारे दोस्त सही बोल रहे हैं और हमारे परिवार के सदस्य गलत बोल रहे हैं। इसी वजह से ये मतभेद होता है और इसी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा बच्चा एक तरीके से परेशान रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे परिवार वाले ही मेरे दुश्मन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें ला करके दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है? ठीक है, यानी कि बच्चा सिर्फ 3 साल का है और 3 साल में ही वह बहुत ज्यादा रुचि लेता है चीजों को पढ़ने के संदर्भ में, और ये देख करके उनके माता पिता के द्वारा उसको बहुत सारी अलग से पुस्तकें ला करके दी उसकी आयु के हिसाब से, और वो चीजों को और ज्यादा पढ़ने लगा और कहीं ना कहीं वो अपनी आयु के बालक से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये विकास का सिद्धांत किस सिद्धांत को संदर्भित करता है, यानी किस का ये उदाहरण है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? बच्चा आखिर इतना पढ़ना सीखा कैसे? देखिए ध्यान से समझिएगा, बच्चा आखिर इतना सीखा कैसे? एक तो वो तत्परता का नियम, जो थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम था, ये यहां पर लागू कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद रुचि ले रहा है, खुद पढ़ने के लिए तत्पर है और 3 साल की आयु में ही उसके माता पिता के द्वारा उसको बहुत सारी पुस्तकें ला करके दी हैं। यानी उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से इनरिच कहा जा सकता है, समृद्ध कहा जा सकता है, जो कि बच्चे को और ज्यादा पढ़ने में मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कहना कि बच्चे का विकास निर्धारित अनुसरण नहीं करता है, तो ये निगेटिव हो गया। ये सीधे तौर पर पर्यावरण का प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ही ऐसा है जो कि एक तो वो खुद रुचि ले रहा है और दूसरा उसका इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो और ज्यादा उसको चीजों को समझने लग रहा है, क्योंकि उसको माहौल वैसा दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, विकास समीप दूराभिमुखी होता है। समीप दूराभिमुखी का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे कि देखिए मान लीजिए ये एक बालक है,
ठीक है, ये एक बालक है, ये इसके हाथ हो गए, ये इसके पैर हो गए। तो मान लीजिए ये बालक का हार्ट हो गया, तो ये उसका बाह हो गया, यहां पर उसका हथेली होगा और ये उसकी उंगलियां होंगी। तो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, कई प्रश्नों में देखा होगा, सीटेट के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक बालक फुटबॉल को तो हाथ से पकड़ लेता है, बॉल को हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन पेंसिल पकड़ने में उसको दिक्कत हो रही है, लिखने में उसको दिक्कत हो रही है। तो ये किस सिद्धांत की वजह से होता है? तो ये समीप दूराभिमुखी सिद्धांत की वजह से हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का जो शरीर पर कंट्रोल होगा वो केंद्र से बाहर की तरफ होगा, यानी कि केंद्र उसका क्या हो गया? हार्ट हो गया। उससे बाहर जैसे जैसे जाएगा तो उसका धीरे धीरे वो कंट्रोल बढ़ता जाएगा, मतलब कि उन चीजों पर जो अंत में सबसे अंत में क्या है? उंगलियां हैं, तो सबसे अंत में वो कंट्रोल पाएगा उंगलियों पर। इस वजह से देखिए बॉल कैसे पकड़ेगा? अपने पूरे हथेली का प्रयोग करेगा और उंगलियों का प्रयोग कर रहा होगा, यानी कि हथेली तब तक विकसित हो चुकी थी, इसलिए बॉल या फिर फुटबॉल वो दोनों हाथों से पकड़ ले रहा था, लेकिन उंगलियां सबसे अंत में है और इस पर कंट्रोल वो सबसे अंत में पाता है, इसलिए पेंसिल पकड़ने या फिर लिखने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है, इसी सिद्धांत को हम लोग समीप दूराभिमुखी कहते हैं। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है इसका समीप दूराभिमुखी सिद्धांत से कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा कहा गया है कि विकास शीर्षागामी होता है। शीर्षगामी का मतलब कि सर से पैर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ कहा जा रहा है कि विकास ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो ये भी हमारा इस सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे को इन्वायरमेंट दिया गया है। इन्वायरमेंट वाला विकल्प हमारा सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या बात की गई है? विकास आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। परिवेश यानी इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि खुद देखिए बच्चा जब 3 साल का था, जब वो रुचि ले रहा था, तो यानी रुचि लेना क्या है? बच्चा रुचि ले रहा है, वो आनुवांशिक तौर पर हो सकता है कि बच्चे के माता पिता या फिर उनका जो पूरा जीन है, जो उनका पूरा उनके माता पिता से जो उनको गुण मिला है, हो सकता है उनके माता पिता भी पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं। तो एक तो रुचि लेना ये कहीं ना कहीं आनुवांशिकता की तरफ दिखा रहा है, और साथ ही साथ जो उनके माता पिता के द्वारा जो बहुत सारी पुस्तकें ला करके दी हैं, वो उसका वातावरण का काम करेगा, परिवेश का काम करेगा, उसके आसपास के जो माहौल है उसका काम करेगा। यानी आनुवांशिकता और परिवेश दोनों जब इंटरेक्शन किए हैं, अंतःक्रिया किए हैं, तभी बच्चा अपने आयु से बहुत आगे निकल चुका है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? पहला देखिए स्वतंत्रता की स्थापना, दूसरा दिया गया अस्मिता का विकास, और तीसरा दिया गया है अमूर्त चिंतन। देखिए अगर आपने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा है तो भी आप इसका उत्तर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जीन पियाजे ने अपने पूरे सिद्धांत को 4 चरणों में बच्चों के विकास के अंतर्गत बताया था। पहला उन्होंने बताया था संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 साल, फिर 2 से 7 साल उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था, फिर 7 से 11 साल उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया था, और 11 से 18 साल या फिर 11 प्लस आप कह लीजिए, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया था उन्होंने। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस एज में जीन पियाजे ने बताया था? 11 प्लस, और 11 प्लस, और यहां पर देखिए किशोरावस्था की एज क्या होती है? 12 प्लस होती है। तो यही एक ऐसा एज ग्रुप है जो कि मैच कर रहा है, यानी कि अमूर्त चिंतन, और ये सभी प्रॉपर्टीज किस में आएंगी? किशोरावस्था में आएंगी। बाकी का अन्य जो भी विकल्प है, देखिए बाल्यावस्था की बात की गई है और ये पूर्व वयस्कावस्था की बात की गई है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, किशोरावस्था इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? समाजीकरण के बारे में कौन सा कथन अप्रोप्रिएट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं। व्यक्तिगत पहचान का मतलब क्या हो गया कि मैं जैसे बच्चा है वो किसका पुत्र है, उसके माता पिता का क्या नाम है, ये उसका व्यक्तिगत पहचान हो गया। और साथ ही साथ भाषा की बात की जा रही है, तो बच्चा अपने आप को और अपने माता पिता को कब पहचाना शुरू कर देता है? जब बच्चा परिवार के सदस्यों के बीच में है, तभी से वो पहचानना शुरू कर देता है, और परिवार में रहते हुए ही वो भाषा को बोलना भी सीख जाता है, यानी भाषा को अर्जित कर लेता है। यानी कि भाषा का जो अर्जन है वो परिवार में रहते हुए ही वो कर ले रहा है। और हमसे विकल्प में क्या बोला जा रहा है कि द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे भाषा बोलना सीख रहे हैं। तो द्वितीयक समाजीकरण, परिवार तो प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण है ना, और विकल्प क्या कह रहा है कि द्वितीयक समाजीकरण में आने के बाद बच्चा भाषा को सीखता है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए ध्यान से समझिएगा, द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे भाषा को सीखते हैं। तो क्या बच्चे द्वितीयक समाजीकरण के संपर्क में आने से भाषा सीख रहे हैं? नहीं, वो अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में आने से ही भाषा सीख जाते हैं, और परिवार जो होता है वो प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण है। इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मीडिया और परिवार समाजीकरण के द्वितीयक संस्थान है। देखिए मीडिया तो द्वितीयक कहा जा सकता है, लेकिन परिवार प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण है, इस वजह से हमारा उत्तर गलत हो गया। ठीक है, परिवार प्राथमिक था, इस वजह से गलत हो गया।
पहला देखिए, सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है। बिल्कुल गलत है। सभी संस्कृतियों में इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का जो परिवेश होता है उसका पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है उसके विकास पर। और परिवेश यानी कि संस्कृति की बात की जा रही है, संस्कृति की बात की जा रही है, समाज की बात की जा रही है। जैसा समाज होगा बच्चे का विकास उसी प्रकार से होगा। यानी सब में एक समान समाजीकरण का तरीका एक समान नहीं होगा, सब में डिफरेंस होगा। इसी वजह से तो बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेज उनमें होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को एक माहौल दिया गया, समाजीकरण इस प्रकार का दिया गया कि उसमें निगेटिविटी चीजें आ रही हैं, केवल चोरी वाला माहौल मिला है उसको, ऐसे लोगों के बीच रहता है जो बिल्कुल निगेटिव है, तो उसमें भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी क्योंकि उसका माहौल ही ऐसा है। तो जाहिर सी बात है उसका जो समाजीकरण है वो अलग तौर पर हो रहा होगा। और एक ऐसा बच्चा जो कि पॉजिटिव लोगों के बीच में रह रहा है उसका समाजीकरण अलग तरीके से हो रहा है। यानी सबका समान नहीं होता है। ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग समय कैसे? देखिए, जब बच्चा परिवार में पहली बार जन्म लेता है तो उस समय द्वितीयक समाजीकरण नहीं होगा, उस समय केवल प्राथमिक समाजीकरण होगा जो कि उसका परिवार है। तो उस समय उस पर्टिकुलर समय पर केवल प्राथमिक समाजीकरण काम करेगा। और द्वितीयक समाजीकरण कब होगा? जब बच्चा विद्यालय जाएगा या फिर आस पड़ोस मीडिया के संपर्क में आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि अलग अलग समय पर वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है और उसका उस पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया? संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण का उपयोग किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। चलिए विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जीन पियाजे इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे दुनिया को लेकर के अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किस ने प्रस्तावित किया था? ध्यान से समझिएगा, सक्रियता के माध्यम से बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, अपनी समझ खुद बनाते हैं, इसके सेंस में कहा जा रहा है। तो बच्चे सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये कौन कहा था? ये संरचनावाद की तरफ इशारा कर रहा है। और संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थकों में से जीन पियाजे यहां पर विकल्प के तौर पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है? निगेटिव सेंस में है, यानी कि कौन सा टर्म लेव वाइगोत्स्की का नहीं है, सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए पूछा गया है। पहला दिया गया सहकारात्मक अधिगम, जिसे अंग्रेजी में कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं, यानी सहयोगात्मक अधिगम। तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे समूहों में एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखते हैं। और साथ ही उन्होंने एक टर्म ये भी दिया था MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि एक बच्चा दूसरे से इंटरेक्शन करने के दौरान अगर एक बच्चे का मानसिक स्तर इतना है और दूसरे का उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये वाला बच्चा पहले वाले बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन के माध्यम से उसको कुछ नई चीजें पता चलेंगी और बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके ही सीखते हैं, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। तो ये तो उनके द्वारा कहा गया था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कि कौन सा समर्थन नहीं करते हैं लेव वाइगोत्स्की। दूसरा दिया गया पाड़, जिसे अंग्रेजी में इसके फोल्डिंग बोलते हैं। तो पाड़ प्रदान करना यह भी उनका टर्म था, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए सहायक अधिगम, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सहायता के माध्यम से अधिगम करने की बात की जा रही है, तो ये भी सपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि स्कैफोल्डिंग हो गया या फिर जेडपीडी हो गया, उसमें सपोर्ट ही तो देने की बात की जाती है। स्कैफोल्डिंग में शुरुआती मदद मिलती है और जेडपीडी में क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चा अगर कहीं कुछ फंस गया तो इशारों के माध्यम से उनको हिंट दिया जाता है ताकि वो जहां पर फंसे हुए हैं उससे आगे निकल जाए। ठीक है, तो ये सहायक अधिगम इसे ही कहा जाता है। तो ये भी लेव वाइगोत्स्की ने इसका समर्थन किया था। चौथा देखिए एक ही विकल्प बचा, प्रतिपादक अध्यापन। प्रतिपादक अध्यापन क्या हो गया, यानी कि एक तरीके से यह कहा जा रहा है कि प्रतिपादन करना, कि बच्चे कोरी कागज के तौर पर देखा जा रहा है और जो टीचर हैं उनके ज्ञान का प्रतिपादन कर रहे हैं, उस सेंस में कहा जा रहा है। यानी कि यह कहा जा रहा है कि बच्चे निष्क्रिय रहते हैं और टीचर उनको बता करके उनके ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं, उनका अध्यापन कराते हैं। तो ये निगेटिव है। क्यों? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि ज्ञान के प्राप्तकर्ता होते हैं। वो सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं, और ये विकल्प कह रहा है कि ज्ञान के प्राप्तकर्ता होते हैं, इस वजह से निगेटिव हो गया। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल करके काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की किस रूप से संबोधित करते हैं? ध्यान से समझिएगा, बच्ची जो है वो अपने कार्यों की योजना बना रही है, क्रियाओं को निर्देशित कर रही है, और जो कुछ भी वो कर रही है वो बोल बोल करके कर रही है कि अब मैं ये खिलौना खेल रही हूं, इसके बाद मैं ये काम कर लूंगी, उसके बाद मुझे खाना भी खाना है, मुझे चॉकलेट भी खाना है, बाप रे बाप कितने ढेर सारे काम है। ये बच्ची अपने खुद से बात कर रही है। तो ये अपने
कार्यों का योजना बना रही है, जिस जिस तरीके से वो काम कर रही है उसी उसी तरीके से वो बोल रही है। तो इसे जो लेव वाइगोस्की थे उन्होंने निजी वाचन कहा था। और अगर यही प्रश्न जीन पियाजे के अनुसार पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर 1 आत्म केंद्रित वाचन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता। लेकिन प्रश्न चूंकि लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है तो निजी वार्ता, निजी वाचन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग भी वही काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका सीटेट का परीक्षा है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कल अगर सीटेट की परीक्षा है तो आज हम लोग रात में खुद से ही बातें कर रहे होते हैं कि कल मेरा पेपर है, मन में ही कल मेरा पेपर है और मैं एडमिट कार्ड रख लेता हूं, उसके बाद से एक आईडी प्रूफ भी मांगा गया है वो भी रख लेता हूं और ये सभी चीज़ें लेकर के मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। ये सभी चीज़ें हम लोग मन में बात कर रहे होते हैं। अब मैं मन में अगर ये सभी चीज़ें सोचूंगा तो आपको सुनाई थोड़ी देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन आप ये सभी चीज़ें मन में कर रहे होते हैं और यही बच्चा भी कर रहा होता है। लेकिन बच्चा इतना सक्षम नहीं है कि वो चीज़ें जो हम मन में सोच पा रहे हैं वो मन में नहीं सोच पाता है। इसी वजह से जो कुछ भी वो सोच रहा होता है मन में वो उसे बोल देता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सक्षम है तो हम लोग बोलते नहीं है, उसे ही मन में सोच रहे होते हैं और उसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। यही काम बच्चे भी करते हैं और इसी को उन्होंने लेव वाइगोस्की ने निजी वाचन कहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसके किस चरण पर, किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी भी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। जैसे कि मान लीजिए एक परिस्थिति में आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, एक बहुत छोटा बच्चा है और वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। एक छोटा बच्चा है, वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अब कानून के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपने ये देखा कि बच्चा बहुत दिनों से भूखा था और समाज की ये जिम्मेदारी है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी भूखा ना सोए और उस दौरान उसको खाना मुहैया कराना आवश्यकता था। अगर बच्चे को खाना, देखिए हमारी जो बेसिक नीड होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। इन तीनों के लिए बच्चा या फिर व्यक्ति कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। तो यहां पर बच्चे ने भूख की, अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए वो चोरी किया था। तो अगर यहां पर अगर कानून के तौर पर देखेंगे, यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कानून के तौर पर अगर आप देखेंगे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सामाजिक तौर पर देखेंगे तो समाज में चोरी करना बहुत बुरी बात है, तो दोनों उसे गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे को भूख लगी थी, उसकी बेसिक नीड थी और सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही है, उसके पेट को नहीं भर पा रही है, इस वजह से उसने चोरी किया था। ये हमारी सोच है, इंडिविजुअल की सोच है। देखिए आत्म अनुभूति की बात की गई है ना, यानी स्वयं की ये सोच को सही ठहराना कानून और समाज के ऊपर जाकर के ये किस चरण में आता है, तो ये सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखी का चरण में आता है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य दे करके समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में किसको बढ़ावा दे रहा है? तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि समूहों में कार्य दे करके और समन्वय यानी कि सबके कार्यों में एक समानता लाते हुए सबको एक साथ लेकर के चलने की बात की जा रही है, यानी सबके सहयोग की बात की जा रही है। तो ये कौन सा अधिगम हो गया? ये सहभागी अधिगम हो गया। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं। कौन कौन सा बुद्धि का प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बताया गया है? वो वाला विकल्प हमारा सही जवाब होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विश्लेषणात्मक, तो इस प्रकार की कोई भी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताई थी, हमारा उत्तर नहीं होगा। ये भी देखिए विश्लेषणात्मक, ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए भाषाई, तार्किक, गणितीय और संगीतिक, ये उन्होंने बताया था हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। चौथे विकल्प को एक बार देख लीजिए, दिया गया है द्रवीय, स्फटिकीय और सामान्य, तो इस प्रकार का कोई भी बुद्धि नहीं बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसके प्रयोग टालना चाहिए? यानी देखिए जेंडर रूढ़िवादिता को लचीला करना है, खंडन करने के संबंध में, यानी उसको लचीला करना है। जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है? लिंग के आधार पर
लड़के और लड़कियों में भेदभाव करने जैसे विचार ही जेंडर रूढ़िवादिता कहे जाते हैं। ठीक है, यानी जो समाज के द्वारा हमारे ऊपर लिंग के आधार पर थोपे गए हैं कि लड़कियां हैं तो वो घर का चूल्हा चौका ही करेंगी, लड़के हैं तो वो बाहर जाकर के घर का आजीविका ही जुटाएंगे, ये जेंडर रूढ़िवादिता होता है। यानी जो समाज ने हमारे ऊपर अपने विचार थोपे हुए हैं, उसे लिंग के आधार पर जो विचार थोपे हुए हैं उसे ही जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे और कहा जा रहा है कि किसका प्रयोग टालना चाहिए, यानी निगेटिव सेंस वाला हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, यानी वो वाला उत्तर होगा जिससे ये जो रूढ़िवादी विचार है ये कम होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना। अन्य जेंडर यानी कि अगर लड़का है तो लड़की के साथ संयुक्त प्रयास करना, और अगर लड़की है तो लड़के के साथ संयुक्त प्रयास करना। यानी जब दोनों को एक साथ समूह में कार्य करने की अवसर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जेंडर रूढ़िवादिता का खंडन हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल यूज करना चाहिए। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा टालना चाहिए, तो यूज करना चाहिए, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों से अनावरण। गैर रूढ़िवादी गतिविधि यानी कि जैसे मान लीजिए किसी क्रिकेट खेल का अनावरण करना है तो वहां पर लड़कियों से अनावरण करा लीजिए, और मान लीजिए कोई प्रतियोगिता कराना है एक तरीके से साड़ी के किनारे पर कुछ डिजाइन बनाने वाला, तो ये लड़कियों से जोड़ करके समाज देखता है, लेकिन उस समय आप लड़के से इसका अनावरण करा लीजिए तो ये एक तरीके से चुनौती मिलेगा जेंडर रूढ़िवादिता को। ठीक है, तो इसका प्रयोग करना चाहिए, और हमसे पूछा गया था कि टालने के संदर्भ में, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विविध जेंडरों के बारे में जन्मजात क्षमताओं की सामाजिक अभिज्ञता पर समालोचनात्मक चर्चा करना। यानी ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है, जन्मजात क्षमता और सामाजिक क्षमताओं की सामाजिक अभिज्ञता, यानी कि जन्म लेते ही बोला जाता है कि लड़कियां हैं और इसे तो घर का चूल्हा चौका ही संभालना है, तो इसे पढ़ा करके क्या होगा। जन्म के समय ही उसकी क्षमता तय कर दी जा रही है समाज के द्वारा, उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेज नहीं देखा जा रहा है, वो नहीं देखा जा रहा है कि वो कितनी योग्य है। लड़का है तो उसे पैदा होते ही बोल दिया जाता है कि घर में इंजीनियर डॉक्टर पैदा हुआ है। ये क्या है, ये समाज ने हमारे ऊपर थोपा है। पहले से हम थोड़ी बता सकते हैं कि लड़का या वो पर्टिकुलर लड़की बड़ी होकर के अपने करियर के प्रति कितना जागरूक होगी या फिर क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम लोग समाज के द्वारा जो उसके ऊपर विचार थोपा गया है उसी की बात कर रहा है कि इस पर चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए, जितना ही इस पर चर्चा होगा उतना ही इसको और ज्यादा इस विचार को एक तरीके से लचीलापन लाया जा सकता है इसमें, यानी रूढ़िवादी विचार को कम किया जा सकता है खंडन करने के सेंस में। तो इसका भी उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे टालने वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसी वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना। यहां पर देखिए पहले ही लिंग के आधार पर कि लड़कियां हैं तो वो कला अच्छा बनाएंगी और लड़के हैं तो वो गणित में अच्छे होते हैं, ये लिंग के आधार पर पहले से ही समाज ने तय कर लिया है। तो यही एक ऐसा विकल्प है जिसका प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि लड़के और लड़कियों को उनके लिंग के आधार पर भेदभाव करने की बात है, इसे ही टालना चाहिए क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता को और ज्यादा बढ़ाएगा ना कि लचीला करेगा। तो इसे ही टालना चाहिए, विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा तर्क दिया गया, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यानी कि ये कहा जा रहा है जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, जो एक बच्चा दूसरे से अलग है, अलग गति से सीख पा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि उसको पोषित नहीं करना चाहिए, यानी उनको इग्नोर करने की बात की जा रही है। तो यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव है क्योंकि प्रत्येक बच्चे का आनुवांशिकता कुछ अलग हो सकता है और प्रत्येक बच्चे के घर का माहौल कुछ अलग हो सकता है, यानी उसका वातावरण और आनुवांशिकता का ही उसके विकास पर प्रभाव पड़ेगा और यही तय करता है कि बच्चे में कितना दूसरे बच्चे से भिन्नता होगी। तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं और उसके इस विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए, और यह विकल्प कह रहा है उसको इग्नोर करने की, तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रगतिशील कक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों का से उनका आकलन किया जाए। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। कैसे? आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें एक ही कक्षा में दृष्टिबाधित बालक भी है, श्रवण बाधित बालक भी है। तो जब हम लोग मानक आकलन यानी कि मान लीजिए मौखिक परीक्षा से हम लोग सबका आकलन करना चाहते हैं, तो क्या जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकता, क्या वो प्रश्नों को सुन करके उत्तर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और मान लीजिए अगर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया तो जो श्रवण बाधित है वो तो लिख करके परीक्षा दे लेगा, लेकिन जो दृष्टि बाधित है क्या वो देख करके पेपर पेंसिल के माध्यम से परीक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। लेकिन जो श्रवण बाधित था वो पेपर पेंसिल पर परीक्षा दे सकता है, यानी कि मानक आकलन हो ही नहीं सकता एक समावेशी कक्षा में। इस वजह से यह भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी ए और आर दोनों गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों
के लिए किस प्रकार की प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की तुलना में सापेक्षित किया गया हो, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक बच्चे का दूसरे से तुलना करते हैं, पहले तो ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है, क्योंकि समावेशी कक्षा में एक बच्चा बहुत प्रतिभाशाली हो सकता है, एक बच्चा बहुत कमजोर हो सकता है। तो कैसे ये संभव है कि आप एक दूसरे की तुलना करेंगे? जब भी हम एक दूसरे की तुलना कर रहे होते हैं तो ऐसा बच्चा जो कि कम सीख पा रहा है या फिर जो कमजोर है, उसके मन में निगेटिविटी आ जाएगी और निगेटिव विचार आ जाएंगे कि एक तो मैं पहले से ही नहीं सीख पा रहा हूं, ऊपर से कक्षा में मेरे नंबर्स की तुलना करके मेरी बेइज्जती की जा रही है। इस वजह से किसी के भी प्रदर्शन को दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए, यह निगेटिव होता है। दूसरा देखिए, वर्ष पर्यंत पेपर पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र। वर्ष पर्यंत यानी कि एक तरीके से आपकी जो फाइनल परीक्षा होती है, यानी जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, उसके सेंस में ये बात कही गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करता है, ना कि योगात्मक की, तो ये निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, ये भी योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। 360 डिग्री यानी कि चारों तरफ से, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास करने की बात की जा रही है, जिसमें बच्चे का संवेगात्मक विकास भी आएगा, बच्चे का शारीरिक विकास भी आएगा, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी आएगा, और इसकी सतत मूल्यांकन होने चाहिए। यानी कक्षा में बच्चा कोई भी गतिविधि कर रहा है, चाहे वो शारीरिक गतिविधि कर रहा है, चाहे वो संज्ञानात्मक तौर पर कुछ बौद्धिक तौर पर सीखने की कोशिश कर रहा है, सभी गतिविधि के दौरान उसका उसी दौरान मूल्यांकन होना चाहिए। इसे ही सतत मूल्यांकन कहते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी की पैरवी करता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं? आलोचनात्मक सोच मतलब कि ऐसा कोई भी प्रश्न जो कि बच्चे को क्रिटिकली सोचने पर मजबूत करे, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित करे, वो वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। जैसे देखिए दो प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप बचपन से इस प्रश्न का उत्तर रटते आ रहे हैं, इसमें कोई भी आपको मानसिक सोचने की जरूरत, चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगा इसमें। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो लड़कियों का पूरे देश भर में रिप्रेजेंटेशन है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो इस प्रश्न का जवाब देने में आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो लिंग के आधार पर गैप है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है और क्या क्या इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। ये सभी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगी। यानी एक ऐसा प्रश्न जिसका प्रत्येक कक्षा में उपस्थित बालक अलग अलग उत्तर अपने मौलिक विचारों के माध्यम से देने की बात करे, वो हमारा आलोचनात्मक सोच वाला मूल्यांकन वाला प्रश्न होगा। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है अ प्लस ब का सूत्र क्या है, तो ये यहां पर देखिए, ये एक सूत्र है, रटा रटा है, बचपन से बच्चा इसको रटते आ रहा है, तो इसमें कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो ये भी रटा रटा प्रश्न है, इसमें कोई भी, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का उत्तर यूनिक, मतलब एक ही उत्तर आएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि वो प्रश्न जिसका एक ही उत्तर आने की संभावना है सभी बच्चों के द्वारा, तो वो हमारा आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेगा। इन दोनों प्रश्नों में देखिए सभी बच्चों के द्वारा एक ही उत्तर दिया जा रहा होगा, क्योंकि उत्तर कॉमन है। ठीक है। चौथा विकल्प देखिए, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, तो ये भी फिक्स है, इसका उत्तर हमारा ये भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है। एक ही विकल्प बचा, भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। अब प्रत्येक बच्चा अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग अपने मौलिक विचारों के माध्यम से इसका उत्तर निकालने की कोशिश करेगा, यानी कक्षा में प्रत्येक बच्चे का उत्तर अलग आने की संभावना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस प्रश्न का अलग अलग उत्तर आने की संभावना हो वही हमारा आलोचनात्मक सोच का चिंतन, सोच का मूल्यांकन करेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैफल्य है, वाचन वैफल्य को डिसलेक्सिया बोला जाता है, ठीक है, उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। देखिए यहां पर जो वर्ड आपको ध्यान में रखना है उसको तुरंत आप अंडरलाइन कर दीजिए। बचना यानी कि उसको इग्नोर करने की बात की जा रही है, यानी निगेटिव वाला हमारा उत्तर होगा। ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत गति के अनुसार पठन और लेखन के अवसर देना। देखिए बच्चे में पठन वैफल्यता यानी डिसलेक्सिया है, जिसे वाचन वैफल्य भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बच्चा पढ़ने में उसको दिक्कत महसूस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चे की जो अपनी व्यक्तिगत गति है, यानी धीरे धीरे अगर वो पढ़ना चाह रहा है, तो उसको उसी प्रकार से पढ़ने का अवसर दीजिए। तो इसमें बच्चा कंफर्टेबल होगा ना, यानी ये पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमारा निगेटिव वाला उत्तर होना चाहिए। तीसरा देखिए, लिखित के बजाय टाइप और मुद्रित करके कार्यपत्रकों को जमा करने की अनुमति देना। बच्चा लिखने में सक्षम नहीं है, ठीक है, बच्चा लिखने में सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें पठन वैफल्य है, यानी कि जैसे बी हो गया, डी हो गया, तो इसमें अंतर नहीं कर पा रहा। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें जो बच्चा था, जो मेन कैरेक्टर था, उसको यही डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम थी। वो वर्णों में, अल्फाबेट्स में अंतर नहीं कर पा रहा था।
इस वजह से अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा है, हाथ से नहीं लिख पा रहा है, तो उसको टाइप से कंप्यूटर से टाइप करा करके उसको सबमिट करने का मौका दे दीजिए, तो ये भी उसके लिए फेवरेबल है, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी पॉजिटिव हो गया उसके सेंस में। दूसरा देखिए, कक्षा में नोटिस बनवाने की जगह आवाज रिकॉर्डर का इस्तेमाल करने की अनुमति देना। बिल्कुल सही बात है, नोटिस बनवाने में क्या होगा, उसको लिखना पड़ेगा, यानी लिखने में ये चीजों में फिर से कंफ्यूज होगा। इसके जगह पर अगर आवाज रिकॉर्ड करने का इस्तेमाल अनुमति दे दिया जाए उसको, तो वो आसानी से आवाज को रिकॉर्ड कर सकता है, बोल करके तो कर ही लेगा। तो ये हमारा उसके बच्चे के सेंस में पॉजिटिव हो गया, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, देखिए हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। देखिए एक तो बच्चा वैसे ही लिखने में उसको दिक्कत है, या फिर वर्णों को, अल्फाबेट्स को पढ़ने में दिक्कत है। अब हमने उसको सख्त निर्देश दे दिया और एक टाइम बॉन्ड दे दिया कि आपको इतने समय में ही लिख करके सबमिट करना है, तो बच्चे के लिए ये निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव है और इसलिए इससे ही हमें बचना चाहिए, और चूंकि निगेटिव है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती है। देखिए बच्चा बहुत कम ध्यान लगा पा रहा है, ध्यान बहुत कम केंद्रित कर पा रहा है, और आवेगशील है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। तुरंत इधर कुछ खट से आवाज आई, तुरंत उसका ध्यान उधर चला गया, इधर से कुछ खट की आवाज आई, तुरंत उधर भाग करके चला गया, यानी कि वो अपना ध्यान ही नहीं केंद्रित कर पा रहा है। तो देखिए अवधान न्यूनता, अवधान को हम लोग ध्यान बोलते हैं, यानी बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, और अति क्रियाशीलता है, यानी बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तुरंत उधर भाग रहा है, तुरंत उधर भाग रहा है, एक जगह बैठ ही नहीं रहा है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता, अधिगम, समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को, जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है, महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है। देखिए हमसे यह पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा क्षति है, ऐसा कौन सा डिसएबिलिटी है जिसके माध्यम से बच्चे को समस्या समाधान करने में प्रॉब्लम आएगी। जाहिर सी बात है, समस्या समाधान बच्चा कैसे करेगा और तार्किक तौर पर कैसे सीखेगा, जब बच्चा बौद्धिक तौर पर सक्षम रहेगा। यानी बच्चा अगर बौद्धिक रूप से डिसेबल है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, और यही हमसे पूछा गया था कि किसकी वजह से ये बाधित रहेगा, तो बौद्धिक क्षति की वजह से ये बाधित रहेगा। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखे। तो यहां पर देखिए बच्चे की योग्यता के आधार पर, देखिए अधिगम कठिनाई यानी कि एक तरीके से जिन्हें अधिगम अक्षमता है उन विद्यार्थियों को अलग करने की बात की जा रही है। तो अगर बच्चे को उसकी योग्यता के आधार पर अलग या फिर बंटवारा करने की बात की जाती है तो वो समावेशी का विरोध है, क्योंकि समावेशी कक्षा ये कहता है कि बच्चे के बिना किसी योग्यता का भेदभाव किए सभी बच्चे को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना है, और यहां पर अलग करने की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। कारण देखिए क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार की रणनीति यानी कि अलग करने की जो रणनीति है अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि आप बच्चे को अलग करके उसमें निगेटिव विचार ला रहे हैं, उसे एहसास दिला रहे हैं कि आप अन्य बच्चों से अलग हैं, दूसरे समाज के बच्चों से अलग हैं। तो बच्चे में निगेटिव थिंकिंग आएगी, और जहां पर भी निगेटिव थिंकिंग आएगी बच्चे में निगेटिव इमोशंस जनरेट होंगे, जो कि बच्चे के संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित कर रहे होंगे। तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो देखिए सृजनात्मक के कौन कौन से कारक हैं, मौलिकता है, प्रवाह है, लचीलापन है, लेकिन अभिसारी चिंतन जो है ये सृजनात्मकता का कारक नहीं है, और हमसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो अभिसारी चिंतन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे। देखिए सामाजिक कहने का मतलब कि ले वाइगोत्स्की की तरफ इशारा किया जा रहा है, और संरचनात्मक कहने का मतलब कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से स्वयं करेंगे। अब देखिए सामाजिक ले वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चे आपस में चर्चा करके चीज़ों के बारे में सीखते हैं, यानी ग्रुप में बात करके, इंटरेक्शन करके, अंतरा क्रिया कर करके। तो बच्चे सहपाठी के माध्यम से बात कर सकते हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। साथ ही साथ संरचनात्मक तौर पर एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे अपने परिवेश से जो कुछ भी देख रहे हैं वो उनका अनुभव हो गया, और उस अनुभव को आधार बनाते हुए आगे की शिक्षा दी जाती है। बच्चे अपने परिवेश से अखबार के माध्यम से भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि अपने परिवेश में वो डेली सभी चीज़ों को कवर कर पाए, लेकिन अखबार में वो उन सभी खबरों को देख करके वो चीज़ों के बारे में समझ सकता है कि हमारे परिवेश में क्या बदल रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। तो अखबार भी इसका बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है।
और लोक कथाएं, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि लोक कथाएं क्या होती है, जो लोगों के द्वारा कहानियां कही जाती हैं, कथाएं कही जाती हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों के ज्ञान के निर्माण में एक तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी चारों विकल्प इसके सही हैं। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है, यानी बच्चे एक्टिव हों इसके लिए क्या जरूरी है, हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया अन्वेषण और पूछताछ, बिल्कुल सही बात है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करके, यानी बच्चा खुद खोज करके अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। साथ ही पूछताछ, यानी जब बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब बच्चे से प्रश्न पूछा जाएगा तो बच्चा सक्रिय बनेगा उसका उत्तर देने के लिए, तो ये सक्रियता बच्चे में लाएगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल करने की बात की जा रही है, चीजों को सिर्फ अपने संज्ञान में लाने की बात की जा रही है, यानी कि जो उनके अचेतन मन में है, अचेतन मन से सचेत मन में लाने की बात की जा रही है। केवल रिकॉल है, निगेटिव होता है, और वैसे भी पुनरुत्पादन हमेशा निगेटिव होता है। पुनरुत्पादन का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चे सीख चुके हैं उस सीखी हुई बातों को हूबहू उगल देना, यानी शब्दशः चीजों को रिपीट करना। यानी बच्चा जो कुछ भी सीखा हुआ है वो अपने मौलिक विचारों के माध्यम से अगर व्यक्त करेगा तब तो वो ठीक है, लेकिन जिस शब्दों के माध्यम से, जो जैसे किताब में कुछ पढ़ा हुआ है तो किताबी भाषा का हूबहू पुनरुत्पादन कर देना, उगल देना, इस सेंस में आया हुआ है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं है, क्योंकि वो बुकिश लैंग्वेज को ही उगल दे रहा है केवल, ठीक है। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, संप्रयोग और चिंतनशीलता। बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जब चिंतन करते हैं, यानी क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो उसके बारे में सक्रिय होते हैं। यही हमसे पूछा गया था, तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। बहस और चर्चा, ये भी बात बिल्कुल सही है लेव वाइगोस्की के अनुसार, तो यानी कि 1 3 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है 1 3 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना, उनके लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर इशारा करता है। बच्चों को स्वतंत्रता दिया गया है, अधिकतम स्वतंत्रता दिया गया है, यानी बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ ये इशारा करता है। बच्चों को स्वतंत्रता यानी बाल केंद्रित शिक्षा, और अपने ज्ञान की रचना करने के लिए वो खुद एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये खोजी अधिगम की तरफ इशारा कर रहा है, यानी बच्चे खुद सक्रिय होकर के अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना कर रहे हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं। वैकल्पिक धारणाएं यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे को ये सिखाना है कि 2 + 2 क्या हो जाएगा, तो आप पहले बच्चे को इस तरीके से बता रहे हैं कि एक ये और दूसरे में एक ये और इन तीनों को एक साथ लेकर के आप बता रहे हैं कि देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा काउंट करके, ठीक है। लेकिन बच्चा ये भी कर सकता है कि अपनी उंगलियों पर भी इस प्रकार की चीजों को गिन सकता है, यानी कि आपने पेपर पेंसिल पर इस प्रकार से लाइन खींचना बताया था और बच्चे ने इसका अल्टरनेट प्रोसेस निकाल लिया उंगलियों पर गिन करके। तो ये जो वैकल्पिक धारणाएं हैं या फिर मिसकॉन्सेप्शन इसके सेंस में कहा जा सकता है कि जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं उससे कुछ उल्टा कॉन्सेप्ट बच्चे ने अपने मन में धारणा बना लिया है। तो ये क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला कहा जा रहा है निर्मित होना असामान्य है, तो ये विकल्प निगेटिव है। जाहिर सी बात है, जब आप एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो उसका अलग कोई अल्टरनेट कॉन्सेप्ट बच्चे के मन में आएगा ही आएगा। वो चीजों को सीख रहा है सक्रिय होकर के, तो वो सोचेगा कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे होगा तो क्या हो सकता है। तो जितना ज्यादा वो चिंतन करेगा उतना ही अल्टरनेट प्रोसेस, अल्टरनेट वैकल्पिक धारणाओं के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में वो चीजों को जानेगा, यानी ये सामान्य होता है। और विकल्प क्या कह रहा था, असामान्य, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पूर्ण रूप से विसंगित और त्रुटिपूर्ण है। देखिए मैं बार बार कह रहा था पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, केवल, एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। चौथा देखिए, अध्यापिका द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चे ने कोई मिसकॉन्सेप्शन बना लिया है अपने मन में, तो क्या आप उस मिसकॉन्सेप्शन यानी उसकी गलत अवधारणा को दूर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उनके अंतः प्रज्ञाजन्य यानी सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चा को जब आप एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो उससे जुड़ा कोई दूसरा मिसकॉन्सेप्शन बना ही सकता है, क्योंकि वो चीजों को नए नए तरीकों से अपने मौलिक विचारों के माध्यम से खोज रहा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, दोनों को पढ़कर के सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। ये बात तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बच्चे सामाजिक तौर पर अंतःक्रिया करके, चर्चा करके ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और
विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देते हैं। ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है वाइगोत्स्की के अनुसार, और कहीं ना कहीं ये सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर ए की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक देखिए, मतलब ये स्टेटमेंट की सही तरीके से व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। संज्ञानात्मक परिवर्तन करना है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट जो बच्चे के माइंड में बना हुआ है उस कॉन्सेप्ट को बदलने के सेंस में, देखिए परिवर्तन कहा जा रहा है ना, उस कॉन्सेप्ट को बदलने के सेंस में एक टीचर को क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है, ऐसे कार्य देना चाहिए जो बच्चों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से अत्यधिक ऊंचे हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है। देखिए, बच्चे का जो संज्ञानात्मक स्तर है उससे थोड़ा सा एक स्तर ऊपर आप बता सकते हैं, ताकि जितना लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर बताएंगे तभी बच्चे नया कुछ सीख पाएंगे। लेकिन यहां पर अत्यधिक ऊंचा बताया जा रहा है, यानी कि मान लीजिए कक्षा 6वीं का बच्चा है, कक्षा 7वीं का बच्चा है, तो उसको आप इंटरमीडिएट लेवल का बता रहे हैं, इस सेंस में कहा गया है। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, असंबद्ध खंडों में जानकारी प्रस्तुत करना, यानी कि मान लीजिए एक बड़ा कॉन्सेप्ट है तो आप इसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बांट दिए हैं। देखिए, छोटे छोटे खंडों में बांट दिए हैं और ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक बड़े कॉन्सेप्ट को आपने छोटे छोटे खंडों में बांटा, तो इसको एक रेगुलर फॉर्म में, कनेक्टेड फॉर्म में दिखाएंगे तभी तो बच्चा पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। यानी सही तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना जरूरी है संबंधित खंडों में, और यहां पर विकल्प क्या कह रहा है, असंबंधित खंडों में जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, यंत्रवत याद करने के लिए लंबे अनुच्छेद देना, देखिए रटना याद करना ये तो वैसे ही निगेटिव होता है, आगे आपको विचार करना ही नहीं, ये हमेशा निगेटिव हो गया। ठीक है, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, ऐसी सामग्री देने चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण करने की मांग करे। देखिए, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, स्कीमा क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। ये जीन पियाजे का एक महत्वपूर्ण टर्म है। जीन पियाजे ने यह बताया था कि बच्चे किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका एक इमेज अपने माइंड में एक फोल्डर के तौर पर स्टोर करते जाते हैं। जिस प्रकार से आपके मोबाइल में विभिन्न प्रकार के अलग अलग फाइलों के लिए अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे कि MP3 का अलग फोल्डर, वीडियो क्लिप का अलग फोल्डर, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का अलग फोल्डर होगा, उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सेव करने के लिए इंफॉर्मेशन को पहले कैटेगराइज करते हैं और उन कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग स्कीमा यानी अलग अलग फोल्डर्स में वो इंफॉर्मेशन को सेव रखते हैं बच्चे अपने माइंड में, और बड़े भी। ठीक है, यानी कि प्रश्न में हमसे यह पूछा जा रहा था कि बच्चे के संज्ञानात्मक परिवर्तन करना है। संज्ञानात्मक परिवर्तन यानी जो कुछ भी बच्चे ने देख लिया है, अनुभव कर लिया है, उसके स्कीमा में सेव हो चुका होगा। अब उसके स्कीमा में परिवर्तन करेंगे तभी तो उसके कॉन्सेप्ट में परिवर्तन होगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उसके माइंड के स्कीमा में सेव हो चुका है। अब बच्चे के कॉन्सेप्ट में परिवर्तन करना है तो जाहिर सी बात है उसके स्कीमा में परिवर्तन करना होगा। वही हमसे बोला जा रहा है स्कीमा में रूपांतरण करने की मांग करे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह लाइन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, योग्यता की कौन सी अवधारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए सार्थक प्रयास भूमिका निभाते हैं। प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं, तो यह वृद्धिशीलात्मक धारणा का मानना है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो, देखिए पहला विकल्प दिया गया औसत रूप से कठिन हो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत कठिन भी आप नहीं दे सकते प्रश्न और बहुत आसान भी नहीं दे सकते, क्योंकि एक ही कक्षा में, समावेशी कक्षा में बहुत प्रतिभाशाली बालक भी हैं और बहुत कमजोर बालक भी हैं, यानी कि औसत रूप से मॉडरेट क्वेश्चन हमें देना होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, पाठ्य सामग्री के प्रत्याय स्मरण पर आधारित, मैं बार बार कह रहा हूं प्रत्याय स्मरण रिकॉल से संबंधित है और ये हमेशा निगेटिव होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पुनरावृत्ति और यांत्रिक यानी मशीन की तरह व्यवहार करने की बात की जा रही है। बच्चों को मशीन थोड़ी बनाना है, बच्चे को सक्रिय करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने का अवसर देना है, ना कि मशीन की तरह रटने की बात की जा रही है, तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा। चौथा देखिए, सामूहिक कार्य, तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे समूह में कार्य कर रहे होते हैं तो उनके लिए अर्थपूर्ण अधिगम का ये कार्य करता है, इस वजह से ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। 1 और 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, 1 और 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब एक विद्यार्थी को डैश का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है और डैश का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी को किसका एहसास होगा यदि वो सफलता का आरोपण आंतरिक को मानता है, यानी कि वो मानता है कि मेरी सफलता मेरे मेहनत की वजह से हुई है। आंतरिक बोला जा रहा है ना, यानी कि मेरी सफलता मेरी मेहनत की वजह से हुई है, तो उसे अपनी सफलता पर गर्व होगा। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करके सफल हुआ है। आगे पढ़िए, और क्रोध का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। अगर उसे यह लगता है कि मैं फेल हो गया हूं, इसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार है, तो उसे क्रोध यानी गुस्सा आएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यानी एक नया कॉन्सेप्ट बच्चे को बताना है तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए, बच्चे को कोई भी नया कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उसको बताया जाता है। एनसीएफ भी इसी की पैरवी करता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, निश्चित कर लेना चाहिए कि वह संप्रत्यय विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल अपरिचित है। यानी आप पहले से ही मान ले रहे हैं कि बच्चे उसके बारे में बिल्कुल भी जानते ही नहीं है, तो फिर तो जो हम लोग प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहे होते हैं वो भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। यानी बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे। इस वजह से ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, निश्चित कर लेना चाहिए कि संप्रत्यय के बारे में चर्चा के दौरान विद्यार्थी अपने सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान का साझा ना करे। देखिए, ले वाइगोत्स्की का ये विरोध है। सामाजिक सांस्कृतिक यानी जो अपने बच्चे ने अपने परिवेश में देखा है, सामाजिक जीवन में देखा है, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो चीज़ होते हुए देखा है वही उसका पूर्व ज्ञान है और उसको इग्नोर करने की बात कर रहा है। इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को बने बनाए लेख देना चाहिए और उन्हें रट्टा मारने को कहना चाहिए। रटना, याद करना, ये सभी हमेशा निगेटिव है, कभी भी हमारा उत्तर होगा ही नहीं। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, पूर्ण नहीं है, ये पूर्व है। तो बच्चे के पूर्व ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए, ये विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ प्राइमरी के सभी पेपर के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।